हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग 10th क्लास के एक चैप्टर डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले पार्ट्स जो लाइट का हम लोग देखेंगे उसमें रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे और दूसरे पार्ट्स में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर हम एक वर्ड बोल रहे हैं लाइट। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि लाइट है क्या। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करता है। इसीलिए अंधेरे में हम किसी चीज को नहीं देख पाते, बिकॉज वहां पर लाइट नहीं होती है तो हम चीजों को नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट जो है हमको देखने में मदद करता है। यहां पर जो है लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये 12th क्लास में डिटेल में है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और दे डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल। उनको मीडियम जो है जरूरत नहीं है, यानी कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है। 9th क्लास में आप लोग पढ़ेगा साउंड। तो साउंड क्या है? साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड के लिए मीडियम जरूरी है, नेसेसरी है, लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है। लाइट इन द मीडियम और विदाउट मीडियम ट्रेवल कर सकता है। तभी तो सन की लाइट हम तक पहुंच पाती है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद पूरा वैक्यूम है। तो अगर लाइट वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती तो सन की लाइट हम तक नहीं आ पाती। इसलिए लाइट कैन बी ट्रेवल इन द मीडियम इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। लाइट की जो स्पीड होती है बेटा, तो इस पॉइंट को हम लिखते हैं, जो पॉइंट हम बोल रहे हैं। तो लाइट के बारे में देखिए कि लाइट इज अ form of energy which enables us to see the objects। जो हमको ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। लाइट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहला हम क्या बताएं कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या हो जाएगा? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड में क्या हो जाएगा? लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। थर्ड क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? लाइट tends to travel straight। और फिफ्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा? लाइट हैज ड्यूअल नेचर। तो लाइट के डिफिनेशन के बारे में हम समझ गए। प्रॉपर्टीज की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मीडियम नहीं चाहिए इसको ट्रैवल होने के लिए। वैक्यूम में इसकी स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। और लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब दो नेचर है। क्या है? मैटर एज वेल एज वेव, यानी लाइट कभी मैटर की तरह बिहेव करती है और कभी वेव की तरह बिहेव करती है। 12th क्लास में इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर के बारे में कि मैटर वेव। अभी इतना जानिए कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, मैटर एज वेल एज वेव। तो यहां पर जहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, तो सिलेबस में सबसे पहला पार्ट क्या आता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? सिंपली अगर रिफ्लेक्शन वर्ड हम समझे तो रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंस बैक ऑफ लाइट। जैसे मैंने एक बॉल को मारा वॉल पे और बॉल वापस आ गया फिर हमारी तरफ, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। कि किसी
सरफेस से टकराकर फिर उसी मीडियम में वापस आना, यही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर देखिए, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए कि ये एक ट्रैवल है, ये एक सरफेस है, कोई भी सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है। यहां से लाइट जो है वो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, और फिर इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। सरफेस है ये सरफेस का हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस है। ये आने वाली जो रेज होती है बेटा, इनकमिंग रेज जो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये जो आउटगोइंग रेज है, टकराने के बाद जो जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यही है मेरा रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, द रीबाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग विद अ प्लेन सरफेस, या विद अ स्मूथ सरफेस बोल सकते हैं आप। तो यहां पर जो आने वाली रेज है इंसिडेंट रे, और जाने वाली रेज जो है वो रिफ्लेक्टेड रे, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हमारा नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम लोग एंगल आई से इंडिकेट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है, उसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल, या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। एंगल आर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। सबसे पहला लॉज ये है कि एंगल आई जो है एंगल आर के हमेशा बराबर होगा, यानी इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये भी 30, और ये हर जगह वैलिड है। रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एवरीवेयर इट इज वैलिड। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉज हमारा ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, तो ये तीनों चीज इसी बोर्ड में, यानी किसी दूसरे प्लेन में लाई नहीं करेगा। तो दो लॉज हमने पढ़ा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और सेकेंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में, ऐसा नहीं कि इंसिडेंस एक प्लेन में, रिफ्लेक्टेड दूसरा वाला प्लेन में है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये नोट कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए, बेटा चलिए अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि अगर डेफिनेशन हम लिखे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, तो हम लिख सकते हैं द रीबाउंसिंग
back of light into the same medium on striking with a smooth surface. अब यहां पे लॉज की बात अगर हम करें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ हमारा क्या हो जाएगा बेटा कि इंसिडेंट रे reflected ray and normal all lies in the same plane, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये डेफिनेशन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए अगर मान लीजिए कि लॉज क्या कह रहा है कि अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो यहां से अगर मेरा इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है और ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल, अगर एंगल आई जो है वो मेरा 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री हो जाएगा लॉ के हिसाब से। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये ना देकर आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया रहे, और ये दिया रहा है कि 60 डिग्री है, और आपसे पूछे, ये इनकमिंग रेज, आपसे पूछे फाइंड आर, फाइंड एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि ये जो है इनके, और ये पूरा जो है, यानी कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होगा, ये फुल 90 डिग्री होगा। तो इसमें से 60 डिग्री हो गया, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। तो ये वाला जब 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आपको पता है कि ये वाला पार्ट पूरा क्या है, 90 डिग्री। तो इसमें ये हमको दिया हुआ था 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। तो उतना ही क्या हो जाएगा, एंगल आर, और एंगल आर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, समझ गए। ओके। रिफ्लेक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं, देखिए फिगर्स हम समझते हैं रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है और पैरेलली
आपको क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी एक स्पेसिफिक पैटर्न में लाइट इंसिडेंट कर रही है और स्पेसिफिक पैटर्न में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। ये फिनोमेना जनरली हाईली स्मूथ सरफेस पे होता है। यहां पर देखिए रफ सरफेस है, तो यहां लाइट तो इंसिडेंट हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि पैरेलली नहीं है, अनपैरेलल रिफ्लेक्शन। यहां पैरेलल इंसिडेंट रे हो रही है और पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे हो रही है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो बहुत हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे होता है। यहां पर आ तो रही है, यहां पर रफ सरफेस है, लेकिन लाइट जो है वो जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या हो रही है, अनपैरेलल हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसका एक और नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नॉर्मल लाइफ में हमारे जनरली क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस होते हैं, इसीलिए हमको लगभग हर तरह की चीजें जो है वो दिखाई देती। तो चलिए आगे चलते हैं। और लाइट की बात आती है तो सबसे पहले मिरर के बारे में बात होती है, और यहां पर हम दो टाइप्स के मिरर को डिस्कस करेंगे। तो मिरर के बारे में अगर हमको कोई कहेगा तो हम कहेंगे कि हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बहुत हाईली पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट इंसिडेंट करती, रिफ्लेक्ट करती, देन मिरर में हमारी क्या बनती, इमेज बनती। अब इमेज क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मिरर के बारे में अगर हमको कोई बात करें तो मिरर के बारे में अगर कोई बात करे, मिरर, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, उसको मिरर बोलेंगे। यहां पर जो मिरर हम लोग पढ़ेंगे वो दो टाइप्स के मिरर पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और एक हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या हो, बिल्कुल प्लेन हो, जो आप लोग शीशे में ड्रेसिंग टेबल में देखते हो ये। स्फेरिकल मिरर उस मिरर को बोलते हैं जो स्फेयर से बनाया गया हो। स्फेयर समझ रहे, गोल है, स्फेयर है, जैसे फुटबॉल है, उसको कट करके बनाया गया। जैसे ये देखिए फुटबॉल है ना, हमने इसको कट किया तो एक पार्ट ये बना और एक पार्ट ये बना, तो कर्व्ड पार्ट है। तो स्फेयर से उसको बनाया गया है, इसीलिए स्फेयर का एक पार्ट है। स्फेयर को कट किया, स्फेयर का एक पार्ट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और स्फेरिकल मिरर भी मेरा क्या है, दो टाइप्स का है। एक को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं हम आगे बताएंगे, जब आपको हम लाइट का रिफ्लेक्शंस पढ़ाएंगे। तो कनकेव मिरर का एक और नाम हो जाएगा कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स मिरर का एक और नाम हो जाएगा डाइवर्जिंग मिरर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो प्लेन मिरर में आएगा कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। इमेज तो आपको पता है कि इमेज बनने के लिए इमेज बनती है आइदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो फिनोमेना से बनती, जो अभी हम लोग चैप्टर का नाम भी आपको बताया। तो व्हेन टू और मोर लाइट आर मीट एट अ पॉइंट, जब दो या दो से ज्यादा, यानी इमेज बनने के लिए कम से कम कितनी लाइट मिलनी चाहिए, दो, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। जितने ज्यादा लाइट मिलकर इमेज बनाएगी, इमेज उतना ही ब्राइट होगा, उतना ही चमकीला होगा। लेकिन मिनिमम दो है कि इमेज बनने के लिए कम से कम दो लाइट का एक पॉइंट पर आइदर रिफ्लेक्शन की वजह से या रिफ्रैक्शन की वजह से मीट होना चाहिए। अब इमेज जो है दो टाइप का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए इमेज। When two or more rays
at a point due to reflection or refraction, then image will formed. अब इमेज जो है वो कितने टाइप का होता है? कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि इमेज बनने के लिए कम से कम कितनी लाइट मीट होनी चाहिए, तो 2, और मैक्सिमम कितनी मीट हो सकती है? इनफाइनाइट। लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। 2 से कम अगर लाइट मीट नहीं कर रही तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं बनेगा। ठीक है, जितने ज्यादा लाइट मीट करेगी उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? इमेज जो है ब्राइटर होगा। इमेज के बारे में बात करें तो इमेज हम बताएं 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रियल इमेज और एक मेरा होता है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के में क्या फर्क है वो हम आपको रियल इमेज उसको बोलते हैं जो एक्चुअली लाइट के मीटिंग से बन रहा है, यानी लाइट या तो रिफ्लेक्ट किया या रिफ्रैक्शन फेनोमेना हुआ, तो लाइट की एक्चुअली मीटिंग, लाइट इंसिडेंट की, रिफ्लेक्ट की और उसके बाद रिफ्लेक्ट की, उसके बाद इमेज हमारी बनी। एक है कि एक्चुअली लाइट नहीं मीट करी, वी आर सपोज टू बी मीट, हम मान रहे हैं कि यहां पर लाइट जो है वो मीट कर रही है, सपोज टू बी मीट, देन दैट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म इज नोन एज वर्चुअल इमेज। इसको ऐसे देखिए, हम दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। तो ये मेरा क्या है? रियल इमेज, और ये मेरा क्या है? वर्चुअल इमेज। अब यहां पर देखिए कि मान लीजिए कि ये मिरर है। अब ये कौन सा मिरर है बाद में हम डिस्कस करेंगे जब स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक मिरर है, ठीक है बेटा, ये इसका पीछे वाला पार्ट है, हाईली पॉलिश पार्ट है, और ये पीछे वाला पार्ट है, सिल्वर कोटिंग किया हुआ रहता है। तो यहां देखिए, यहां से एक लाइट इंसिडेंट की और ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट कर गई। फिर यहां से भी लाइट इंसिडेंट की और ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट कर गई। यहां पर आकर मीट की तो यहां पर इमेज बनेगी बेटा, तो यहां पर इमेज बनेगी। तो यहां पर लाइट जो है ये इंसिडेंट की और एक्चुअली रिफ्लेक्ट करके यहां पर मीट हुई, तब जो यहां पर इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? रियल इमेज। यानी द इमेज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यानी एक्चुअली लाइट इंसिडेंट, देखिए मिरर पे इंसिडेंट की और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर क्या हो रही है? मीट कर रही है, तब जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज में देखिए, ये मेरा एक मिरर है, तो यहां से लाइट इंसिडेंट की और ये लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। यहां पर लाइट इंसिडेंट की और ये लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट कर गई। तो अब यहां पर जो लाइट इंसिडेंट की, ये इंसिडेंट की और ये लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहां पर दोनों लाइट एक्चुअल तो नहीं मीट की, है कि नहीं? तो अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये लाइट जो है अगर ये पीछे की तरफ जाएंगी तो सपोज टू बी दे आर कमिंग फ्रॉम देयर, ये यहां जाकर मिलेंगी। देखिए यहां पर सपोज है, एक्चुअल मीट नहीं है, तब इस टाइप का जो इमेज बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। यानी एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट, सपोज टू बी मीटिंग ऑफ लाइट, हम मान रहे हैं कि लाइट यहां पर जाकर मीट कर रही है, देन दैट टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या है कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज के बारे में क्या है? कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो ये रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज। आई होप कि समझ में आ गया होगा।
एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट, सपोज टू बी। तो जहां पे भी अब हम लोग फिगर कहीं पे अब रे डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर एक्चुअल लाइट का मीट हो रहा है तो भाई ये रियल इमेज बन रहा है। वहां पे अगर हम मान रहे हैं कि सपोज टू बी लाइट एक्चुअल मीट नहीं कर रही है, रेस को मान के अगर हम मीट करा रहे हैं, देन इट हैज वर्चुअल इमेज। डिफरेंस भी अगर आएगा तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आइए अब हेडिंग लगाइए इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। ये प्लेन मिरर है, ये पीछे वाला पार्ट है इसका जो कि सिल्वर कोटिंग है। ये हमने एक सेंट्रल लाइन लिया है और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये अगर पैरेलली इंसिडेंट करेगा इस पर या मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहा है तो ये वापस क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको आगे पीछे करिए, ठीक है। यहां पर अगर लाइट इंसिडेंट करेगी तो ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंट करने के बाद उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब इसको भी पीछे की तरफ ले जाइए आप, तो आपका यहां पर दोनों पॉइंट जाकर मीट कर रहा है और ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तो रेज ऐसे आ गई, ये रेज इंसिडेंट की, तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज पीछे की तरफ मीट करा रहे हैं तो यहां पर हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट से जो मिरर की जो दूरी होती है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं और उसको यू से इंडिकेट करते हैं। और ऑब्जेक्ट से जो है, सॉरी, मिरर से जो इमेज की दूरी होती है उसको हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं और ये वी से इंडिकेट करते हैं। यानी यू को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, और भी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, मिरर से भी की दूरी। तो सबसे पहली बात कि अगर हमसे कोई पूछे कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, तो पहला तो मेरे दिमाग में यह आएगा कि वर्चुअल इमेज बना रहा है, क्योंकि एक्चुअल लाइट के मीट करने से नहीं बन रहा है। हम क्या मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि लाइट्स टू बी मीट हेयर। तो पहला क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा। जैसे आप देखे होइएगा कि अगर आप कोई आपके पास प्लेन मिरर है तो अगर आप इस मार्कर को रखेंगे तो आपको ये मार्कर इतना ही ऐसे ही दिखाई देगा, नहीं, इसको बोलते इन्वर्टेड। इन्वर्टेड नहीं दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा, ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसा ही दिखाई देगा। सर्कस वगैरह में गए होंगे तो देखे होंगे कि उल्टा हो जाता है चीजें, कई तरह के शेप शक्ल, तो डिफरेंट मिरर्स होती है, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात कि ये जितना साइज का है उतना ही साइज का आपका इमेज बनेगा, छोटा या बड़ा नहीं बनेगा। आप भी अगर आप भी अपने आप को मिरर के सामने देखिए तो आप ऐसे ही दिखाई देंगे, और जितना बड़ा, जितना साइज आपका है उतना ही साइज होगा। तो पहला तो ये हो गया इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड क्या हो गया, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज का साइज होगा। थर्ड हमारा क्या हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा। यानी अगर ये मिरर है तो मिरर से जितनी दूरी पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी। यानी अगर आप 2 मीटर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी पीछे 2 मीटर बने। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि आप एक मिरर लीजिए और ऐसे कोई भी चीज रखी, जैसे मैंने मार्कर रखा, तो अगर ये मैं पीछे करूंगा तो इमेज भी मेरी क्या होगी, पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि जितनी दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही दूर इमेज बनेगी। तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यू बराबर क्या हो जाएगा, वी। थर्ड नंबर पॉइंट हो। फोर्थ नंबर हमारा ये हो गया कि लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वो इमेज का क्या होगा, लेफ्ट साइड। ये ऐसे दिखाई देगा आपको, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर रहेगा, तो इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। यानी ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है
वो इमेज में लेफ्ट साइड होगा और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है वो इमेज में राइट साइड होगा। दूसरी बात है मैग्निफिकेशन, यानी इमेज, चूंकि साइज दोनों बराबर है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही आपका इमेज का साइज है, इसलिए इनकी मैग्नीफाइंग का मतलब छोटा या बड़ा है ना। मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है इसका मतलब कि इमेज क्या हो गई है, ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई, और 1 से ज्यादा इसका मतलब बड़ी हो गई। तो यहां तो क्या है, दोनों बराबर है। मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग अब आगे अभी आएगा, मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, यूनिटी होगी, यानी इसकी मैग्निफिकेशन 1 होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये नोट कर लीजिए। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म बाय प्लेन मिरर, उसका जो होगा, तो सबसे पहला कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा हमारा क्या होगा, सेम साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का सेम साइज होगा। तीसरा हमारा होगा कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर इमेज होगा। चौथा हमारा क्या होगा कि लैटरल इन्वर्जन होगा, और पांचवा हमारा होगा कि मैग्निफिकेशन जो है वो यूनिटी होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेकेंड पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज। तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। चौथा नंबर मेरा क्या हो जाएगा, लैटरल इन्वर्जन, या लैटरली इन्वर्टेड लिख लीजिए। और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन, यानी एम बराबर कितना हो जाएगा, यूनिटी का मतलब कितना होता है, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन। एक सवाल है मेरा यहां पर, और सवाल ये है कि एक क्वेश्चन है कि रानी इज 5 feet फ्रॉम अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द, रानी इज 5 feet फ्रॉम अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन रानी एंड हर इमेज। रानी जो है वो प्लेन मिरर से 5 फीट की दूरी पर खड़ी है, तो रानी और उसके इमेज में कितना डिस्टेंस होगा, सोचिए और बताइए। देखिए, कई सारे का आंसर होगा 5 मीटर, तो 5 मीटर जो है गलत है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि रानी है, प्लेन मिरर है, और मेरा सवाल ये है कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है भैया, और यहां पर जो है रानी खड़ी है, और रानी कितनी फीट की दूरी पर है, 5 फीट। यहां पीछे प्लेन मिरर के पीछे क्या बन रही है, रानी की इमेज बनेगी। रानी है भाई, आप राजा हैं, तो रानी जो है वो भी मिरर से कितनी दूरी पर बनेगी, 5 फीट पे बनेगी। तो मेरा सवाल ये था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रानी एंड हर इमेज। तो रानी तो 5 फीट पर प्लेन मिरर से फिर 5 फीट बनेगी, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 10 फीट। यही सवाल रहता है कि मिरर से इमेज की दूरी कितनी है, तो 5 फीट होती भाई। मिरर से इमेज की दूरी कितनी है, तो 5 फीट होती। लेकिन मेरा सवाल यह था कि रानी और उसकी इमेज की दूरी कितनी है, तो 5 फीट तो रानी मिरर से दूरी है, और 5 फीट तो पीछे उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो टोटल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 10 फीट। देखिए, आप एक चीज को एक्सपेरिमेंट किए होइएगा, सैलून में या ब्यूटी पार्लर में आप गए होइएगा, बाल वाल कटाए होइएगा, तो आप देखिएगा कि एक पीछे भी मिरर होती है, एक आगे भी मिरर होती है आपकी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर है। आप अगर एक प्लेन मिरर है आपके पास, सिंपली आपके पास एक मिरर है सामने, तो आपको एक इमेज दिखाई देगी। आप खड़े होइएगा तो आपकी एक इमेज दिखाई देगी मिरर के अंदर, वर्चुअल होती है, इसलिए वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। लेकिन सैलून वैलून की दुकान में अगर आप गए होइएगा, तो आप पीछे एक मिरर हो गया, तो आपको मिरर में नंबर ऑफ आपके इमेजेस दिखाई दिए होंगे पीछे तक।
ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए है कि अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर यानी दो मिरर को अगर हम कंबाइन कर दे तो मेरी नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, बदल जाएगी। एक मिरर है तो एक इमेज तो कंफर्म, लेकिन दो मिरर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो नंबर ऑफ इमेज बदल जाएगी और दैट नंबर ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन टू मिरर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसे when two plane mirror are held at an angle of theta with each other, यानी दो प्लेन मिरर है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज गिवन बाय, ठीक है, कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा। तो इसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। यहां पे देखिएगा 360 बाई थीटा माइनस 1 इफ 360 बाई थीटा इज इवन। अगर 360 बाई थीटा यानी ये जो डिवीजन है ये अगर आपका इवन आता है, ये जो है ये डिवीजन देख रहे हैं ना, ये अगर आपका इवन है तो आपको -1 करना है नंबर ऑफ इमेज के लिए। और सेकंड है n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, यहां क्या हो जाएगा, इफ 360 बाई थीटा इज इंटीजर, यानी अगर इंटीजर वैल्यू आती है तब आपको ऑड इंटीजर, यहां क्या है, इवन इंटीजर, यानी 360 बाई थीटा अगर इवन इंटीजर आती है, यानी इवन वैल्यू आती है तो आपको नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए उसमें से 1 माइनस करना है। अगर आपको इंटीजर ऑड इंटीजर आती है तब आपको क्या करना है, 1 माइनस नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। एग्जांपल में क्या है कि हम ये मान रहे कि दो मिरर है और दोनों के बीच में एंगल 90 है, यानी टू मिरर्स आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। 90 डिग्री दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है। तो आइए देखते हैं। यानी हमको क्या दिया हुआ है बेटा, थीटा दिया हुआ है और थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। अब हमको नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हैं तो आइए भैया थीटा इज इक्वल टू पहले क्या निकालिए, सॉरी पहले आप निकालिए n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। पहले तो 360 बाई थीटा निकालिए तो कितना हो जाएगा, 360 बाई 90, कट कीजिए कितना हो जाएगा 4। तो ये कौन सा वैल्यू आ रहा है, 4 जो है वो क्या आ रही है आपका, इवन आ रहा है। तब आपको नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360 बाई थीटा माइनस 1, यानी 360 बाई थीटा अगर इवन आता है तो उसमें से आपको -1 करना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 - 1, यानी 3 इमेजेस बनेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन देखिए, अगर आपको थीटा इज इक्वल टू जो है आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, तब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालिए। दो मिरर है, दोनों के बीच में 120 एंगल है, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालिए। तो सबसे पहले आप निकालिए 360 बाई थीटा, और 360 बाई थीटा कितना हो जाएगा, 360 बाई 120, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो यहां पे 360 बाई थीटा क्या रहा है, ऑड आ रहा है, तो यहां पर n इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, 360 बाई थीटा बराबर 3, यानी इसमें से आपको -1 नहीं करना है क्योंकि ये ऑड आ रहा है। यानी 360 बाई थीटा अगर आपका इवन आता है तब आप फॉर्मूला ये लगाएंगे 360 बाई थीटा -1। अगर आपका 360 बाई थीटा जो है
वो क्या आता है आपका ऑड आता है, तब आपको -1 नहीं करना है, सिंपली 360/θ बराबर। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर कि अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2 प्लेन मिरर्स आर हेल्ड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, 2 प्लेन मिरर जो है वो 40 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, दोनों के बीच में नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है। देखिए यहां पर क्या होगा। क्वेश्चन मेरा क्या था बेटा, क्वेश्चन था कि दोनों प्लेन मिरर के बीच में हम सिंपली लिख रहे हैं 40 डिग्री था, तो आप पहले निकालिए 360/θ बराबर कितना हो जाएगा 360/40, ये कितने मरतबे कटेगा 9 मरतबे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 36, तो यहां पर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360/θ बराबर 9, यानी ये ऑड है तो आपको उसमें से 9 जो है वो माइनस नहीं करना है, समझ गए। इवन आता है तो आपको -1 करके आंसर लिखना है, ऑड अगर आता है तो आपको -1 करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2 प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, 2 प्लेन मिरर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। क्वेश्चन देखिए यहां, two plane mirrors are parallel to each other. Find the number of images formed. तो सबसे पहली बात ये कि पैरेलल है तो एंगल कितना होगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल जो है वो 180 होता है, जो कि टोटली क्या है गलत है, ठीक है, गलत है। तो पैरेलल जब होगा तब उनके बीच में एंगल हमेशा कितना होगा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल जो होता है उसके बीच में 180 डिग्री होता है। तो पैरेलल कभी भी कोई चीज आए, पैरेलल वर्ड आए और एंगल का सेंस है तो 0 डिग्री, एंटी पैरेलल अगर है वहां पर अगर एंगल का सेंस आए तब वहां पर आपको क्या करना है 180 डिग्री निकालना है। तो यहां पर कितना दिया 2 प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल ही है, तो पैरेलल टू ईच अदर है तो नंबर ऑफ इमेज तो पैरेलल है, तो अभी हम क्या बताएं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 0 डिग्री। तब यहां पर निकालिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360/0। अब आपको पता है किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है भाई, किसी भी चीज को 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे x डिवाइडेड बाई 0 तो वो इंफिनिटी बनता है, और किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है 0 बनता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा इमेजेस बनेंगी, अनलिमिटेड इमेजेस, और यही होता है सैलून वाले में। 2 प्लेन मिरर जो एक दूसरे के क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। अब जब आप रहते हैं तो आपको अंदर तक दिखेगा, एकदम अंदर तक आपको इमेजेस दिखाई देगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इमेज बन रही। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों को पैरेलली हेल्ड किया गया है, और दोनों जब पैरेलली हेल्ड लेते हैं एंगल कितना बन गया उनके बीच में 0 डिग्री, और 0 डिग्री बना तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो याद रहेगा कि अगर आपका इवन आ रहा है तो 360/θ में से आप -1 करेंगे, अगर आपका क्या आ रहा है ऑड आ रहा है तो आप 360 में से थीटा को माइनस नहीं करेंगे, ये नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए। दूसरी बात ये कि पैरेलल वर्ड अगर लिखा है तो 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल अगर रहेगा तो 180 डिग्री यहां पे हमेशा यूज होता है। तो कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में मैंने बताया कि वो एक स्फेयर से बना हुआ है ना। तो टोटली हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा बेसिक आइडिया था जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शंस और प्लेन मिरर के बारे में पढ़े। अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।